साल 2050 की वो रात कभी किसी को याद नहीं रहेगी, ऐसा हर कोई सोच रहा था। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने अपने वीआर पॉड्स में बैठे, आंखों में नमी लिए, स्क्रीन पर चमकते उस आखिरी काउंटडाउन को देख रहे थे। ईडन आर्काइव पिछले 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे रहस्यमयी वर्चुअल गेम आज रात हमेशा के लिए बंद होने वाला था। कंपनी ने कोई ठोस वजह नहीं बताई थी, बस इतना कहा गया कि सर्वर्स को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है, रखरखाव कारणों से। लेकिन जो लोग अंदर से इस गेम को जानते थे, वो जानते थे कि ये कोई मामूली मेंटेनेंस नहीं है। इन्हीं गिने चुने लोगों में एक नाम था, आर्यन। कोई सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं, कोई टॉप रैंकर नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं जिसे लीडर बोर्ड पर देखकर लोग तालियां बजाते हों। आर्यन एक साधारण सा बैकएंड मेंटेनेंस एडमिन था, जिसकी नौकरी थी गेम के अंदर छिपी हुई गड़बड़ियों को ठीक करना। टूटे हुए कोड्स, अटके हुए क्वेस्ट्स, ग्लिच हुए मॉन्स्टर स्पॉन्स और वो अनगिनत बग्स जिनके बारे में आम खिलाड़ियों को कभी पता ही नहीं चलता था। दिन भर हजारों लाइनों का कोड पढ़ना, रात को सर्वर लॉग्स खंगालना, यही उसकी जिंदगी थी। किसी को उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि खुद उसे भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आर्यन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गेम के डीप कोर सिस्टम में, वहाँ जहाँ आमतौर पर सिर्फ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स चलती थी, उसे कुछ असामान्य पैटर्न दिखाई देने लगे थे, जैसे कोई चीज़ खुद ब खुद सीख रही हो, खुद को बदल रही हो। जब उसने इस बारे में अपने सीनियर्स को बताया तो उसे सीधा जवाब मिला, ये तुम्हारा काम नहीं है, बस अपने असाइनमेंट्स पर ध्यान दो। इस जवाब ने उसे और भी बेचैन कर दिया था। कोई तो था जो नहीं चाहता था कि इस बारे में सवाल उठें। आखिरी रात, ऑफिस लगभग खाली था। ज्यादातर टीम पहले ही जश्न मनाने चली गई थी। आखिर 15 साल की मेहनत का अंत था, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन आर्यन अकेला अपने डेस्क पर बैठा था। स्क्रीन पर उस अजीब कोड पैटर्न को घूर रहा था जो उसे पिछले हफ्तों से परेशान कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी हुई थीं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये गेम सच में बंद हो रहा है या कुछ और हो रहा है? तभी उसकी स्क्रीन पर एक असामान्य नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। कोई सामान्य एरर मैसेज नहीं, बल्कि एक कोड जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। काला बैकग्राउंड और उस पर धीरे धीरे उभरते हुए सुनहरे अक्षर, कोर सिस्टम कोलैप्स प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। सभी डेटा एक समानांतर आयाम में स्थानांतरित किया जा रहा है। चेतावनी, ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। आर्यन के दिमाग में हजार सवाल कौंध गए। समानांतर आयाम? ये किसी गेम शटडाउन का हिस्सा नहीं हो सकता था। उसने तुरंत इमरजेंसी शटडाउन कमांड चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका एक्सेस पहले ही रिवोक हो चुका था। स्क्रीन पर चेतावनियां लाल रंग में चमकने लगीं। पूरा सर्वर रूम अचानक कंपन करने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल मशीन जाग उठी हो। लाइटें झिलमिलाईं और उसके सामने का मॉनिटर तेजी से झिलमिलाता हुआ पूरी तरह सफेद हो गया। उस सफेदी में डूबते हुए आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर किसी अनजान दिशा में खींची जा रही हो। उसे न दर्द महसूस हुआ, न डर, बस एक अजीब सी शांति, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन उसे बहुत सावधानी से किसी और जगह पहुंचा रही हो। आखिरी चीज जो उसे याद रही वो थी वही सुनहरे अक्षर, अब बदलकर एक नए वाक्य में। एडमिन पहचान की पुष्टि हुई, स्थानांतरण जारी है। जब उसकी आंख खुली तो सामने कोई ऑफिस नहीं था, कोई सर्वर रूम नहीं था। वो एक खुले मैदान में लेटा हुआ था, जिसके ऊपर आसमान अजीब तरह से बैंगनी और नारंगी रंगों में जगमगा रहा था, जैसे दो सूरज एक साथ डूब रहे हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और ओजोन का मिश्रण। दूर कहीं से किसी विशाल जीव की दहाड़ सुनाई दी और जमीन हल्की सी कांप उठी। आर्यन तेजी से उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ थे, वही शरीर, लेकिन आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने कभी सोची थी। उसने आंखें मूंद कर एक पल सोचा कि शायद ये कोई सपना है या फिर कोई नया वीआर सिमुलेशन जिसे उसने खुद टेस्ट करने के लिए इंस्टॉल किया होगा। लेकिन जब उसने जमीन पर हाथ रखा, मिट्टी की नमी, उसमें उगी घास की चुभन, हवा की ठंडक, ये सब बहुत वास्तविक था, बहुत ज्यादा वास्तविक। तभी उसकी आंखों के सामने एक नीली पारदर्शी विंडो उभरी, ठीक वैसी जैसी गेम के अंदर एडमिन पैनल दिखाई देता था। लेकिन इस बार वो किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी आंखों के सामने हवा में तैर रही थी। उस पर लिखा था, एडमिन अथॉरिटी सिस्टम सक्रिय, उपयोगकर्ता आर्यन, स्थिति एकमात्र सक्रिय एडमिन, वर्तमान स्थान ईडन आर्काइव, वास्तविक आयाम संस्करण। आर्यन का गला सूख गया। ईडन आर्काइव, वास्तविक आयाम संस्करण? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसे याद आया कि इंटरनेट पर कुछ पुरानी अफवाहें थीं कि गेम की दुनिया इतनी जटिल है, इतने गहरे स्तर पर बनाई गई है कि कुछ इंजीनियर्स इसे जीवित सिस्टम कहते थे। उस वक्त सबने इसे मजाक समझा था, लेकिन अब इस अजीब आसमान के नीचे
उस दहाड़ती आवाज के बीच वो अफवाह किसी भयानक सच्चाई में बदल चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा। दूर एक टूटा हुआ शहर दिखाई दे रहा था। ऊंची इमारतें आधी गिरी हुई, कुछ जगहों पर अजीब सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई पुराना सुरक्षा सिस्टम अब भी काम कर रहा हो, लेकिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। आसमान में कहीं कहीं ऐसी दरारें दिखाई दे रही थीं, जैसे खुद हकीकत का कोई हिस्सा टूट गया हो, और उन दरारों से हल्की डरावनी रोशनी रिस रही थी। तभी उस नीली विंडो पर एक नया मैसेज उभरा। चेतावनी, क्षेत्र में उच्च स्तरीय खतरा उपस्थित। सिफारिश, तुरंत आश्रय की तलाश करें। और उसी पल दूर उस टूटे शहर की दिशा से एक विशालकाय परछाई उठी, इंसानी आकार से कई गुना बड़ी, जिसकी आंखें अंधेरे में भी लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो चीज धीरे धीरे आर्यन की दिशा में मुड़ी, जैसे उसने उसकी मौजूदगी भांप ली हो। आर्यन का दिल जोर से उछला। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई कवच, न कोई ऐसा अनुभव जो एक खिलाड़ी की तरह लड़ाई से निपट सके। वो सिर्फ एक कोडर था, एक बग फिक्सर, जो कभी इस गेम को असली मैदान में खेला ही नहीं था। लेकिन उसकी आंखों के सामने तैरती वो नीली विंडो अब भी वहीं थी, चुपचाप उसके किसी फैसले का इंतजार करती हुई। उसे एहसास हुआ कि चाहे वो डरा हुआ हो या नहीं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस नई, टूटी हुई, खतरनाक दुनिया में वो अब सिर्फ आर्यन नहीं था, वो इस भूली हुई दुनिया का आखिरी एडमिन था, और उसकी असली परीक्षा अभी शुरू ही होने वाली थी। उस विशालकाय परछाई की चाप जमीन को हिला रही थी। हर कदम के साथ धरती कांपती और आर्यन के पैरों तले घास की नोकें थरथराने लगती थीं। वो जीव अब इतना पास आ चुका था कि उसकी बनावट साफ दिखने लगी थी। किसी विशालकाय, भेड़िए और सरीसृप के मिश्रण जैसा शरीर, काली चमड़ी पर उभरी हुई नीली नसें जो किसी असामान्य ऊर्जा से चमक रही थीं, और सिर पर दो टूटी हुई हड्डी जैसी सींगें, जिनमें से एक हिस्सा जला हुआ लग रहा था, जैसे किसी पुरानी लड़ाई का निशान हो। आर्यन का शरीर अपने आप पीछे हटने लगा, पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसके दिमाग में एक ही विचार बार बार टकरा रहा था, ये असली है, ये कोई सिमुलेशन नहीं है। अगर ये चीज मुझ तक पहुंच गई तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बग फिक्सिंग नौकरी की वजह से उसे किसी दिन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। तभी उसकी आंखों के सामने तैरती वो नीली विंडो फिर सक्रिय हुई। इस बार उस पर सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि एक विकल्प था, खतरा स्तर उच्च। एडमिन अथॉरिटी सक्रिय करने हेतु अनुमति चाहिए। सक्रिय करें? हाँ नहीं, आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। दूर वो जीव अब दहाड़ते हुए दौड़ना शुरू कर चुका था, सीधा उसकी दिशा में। बिना एक पल गंवाए उसने चिल्लाते हुए कहा, हाँ सक्रिय करो। उसी क्षण उसके चारों ओर की हवा बदल गई। नीली विंडो तेजी से फैलकर एक बड़े गोलाकार पैनल में बदल गई, जिसमें दर्जनों छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स, कमांड लाइनें और सिस्टम फंक्शन दिखाई देने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने ऑफिस में डेवलपर कंसोल पर देखा करता था। बस अब ये उसकी आंखों के सामने असली दुनिया में तैर रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसका पुराना काम है, बस अब औजार बदल गए हैं। उसने जल्दी से पैनल के भीतर स्कैन किया। टेरेन सिक्योरिटी मॉड्यूल, मॉन्स्टर स्पॉन कंट्रोल, एरिया बैरियर सिस्टम, ये सब वही सिस्टम्स थे जिन्हें वो कभी बग्स ठीक करने के लिए एडिट किया करता था। उसकी नजर एक कमांड पे अटकी, एरिया बैरियर, पुनः सक्रिय करें, ऊर्जा खपत उच्च। उसने बिना सोचे उस पर हाथ रखा, और जैसे ही उसने उसे टच किया, उसके शरीर से एक अजीब सी गर्माहट निकलकर उस कमांड में समा गई। तुरंत ही जमीन पर उसके चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी की रेखा उभरी, जो तेजी से फैलते हुए एक गोलाकार बैरियर में बदल गई। वो जीव जो अब सिर्फ कुछ मीटर दूर था, इस अदृश्य दीवार से जा टकराया। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ वो पीछे उछल गया, गुस्से से दहाड़ता हुआ। लेकिन उस पल आर्यन को अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया हो। उसके घुटने कांपने लगे, आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। उसने सांस भरकर खुद को संभाला और नीली विंडो की ओर देखा, जिस पर अब एक नया मैसेज चमक रहा था, जीवन शक्ति 87%। चेतावनी, प्रत्येक सिस्टम उपयोग से जीवन शक्ति क्षय होगी, सावधानी से उपयोग करें। आर्यन को यह समझते देर नहीं लगी कि यहां कोई मुफ्त शक्ति नहीं थी। हर कमांड, हर सुधार, हर बदलाव की एक कीमत थी, उसकी अपनी जिंदगी की कीमत। यह एहसास उसे डरा भी गया, और साथ ही एक अजीब सी जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस हुआ। अगर उसने लापरवाही से सिस्टम का इस्तेमाल किया तो वो इस दुनिया को बचाने से पहले ही खुद खत्म हो सकता था। उस जीव ने बैरियर पर दोबारा हमला किया, इस बार पूरी ताकत से अपने पंजे बरसाते हुए। बैरियर की रोशनी कांपने लगी, दरारें उभरने लगी। आर्यन समझ गया कि यह बैरियर हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। उसने जल्दी से पैनल में और विकल्प खोजे। उसकी नजर एक और कमांड पर पड़ी, मॉन्स्टर सील प्रोटोकॉल,
लक्ष्य को स्थायी रूप से निष्क्रिय करें, ऊर्जा खपत अत्यधिक उच्च। ये वो विकल्प था जिसका जिक्र उसकी उस अजीब पहचान में हुआ था, मारने की बजाय सील करना। लेकिन अत्यधिक उच्च ऊर्जा खपत का मतलब था कि इसका इस्तेमाल करने से वो शायद बेहोश हो जाए या उससे भी बुरा कुछ हो। उसने एक पल के लिए झिझक महसूस की, लेकिन जीव के अगले हमले ने बैरियर में एक बड़ी दरार डाल दी और उस दरार से होकर एक तेज पंजा सीधा आर्यन की दिशा में लपका। उसके पास सोचने का वक्त नहीं बचा था। उसने चिल्लाते हुए उस कमांड पर हाथ रखा, सील प्रोटोकॉल अभी। उसके शरीर से एक तेज रोशनी की लहर निकली जो सीधे उस जीव की दिशा में बढ़ी। हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा हो। हालांकि यह असल में सिर्फ कोड था। बस इस दुनिया में कोड और जादू के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। रोशनी की वो लहर जीव के चारों ओर एक सुनहरी चेन जैसी संरचना में बदल गई, जो उसे कसकर जकड़ने लगी। जीव जोर से चीखा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चेन धीरे धीरे उसे जमीन में समेटने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताला उसे बंद कर रहा हो। कुछ ही पलों में वो जीव पूरी तरह से एक चमकते हुए क्रिस्टल जैसे कैप्सूल में बदल गया, जो धीरे धीरे जमीन में धंस गया। खतरा टल चुका था, लेकिन आर्यन के शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घना होता गया, पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने आखिरी बार उस नीली विंडो को देखा जिस पर लिखा था, जीवन शक्ति 41%, सिफारिश, तुरंत विश्राम करें। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसे होश आया तो सूरज, या जो भी इस दुनिया में सूरज जैसा दिखता था, आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। वो एक टूटी हुई पत्थर की दीवार के पास लेटा हुआ था, जैसे कोई उसे यहां तक घसीट कर लाया हो। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की, सतर्क और सख्त। तुम होश में आ गए, अच्छा है, मुझे लगा तुम मर चुके हो। आर्यन ने सिर घुमाकर देखा। एक लड़की, शायद उसी की उम्र की, हल्के कवच जैसे कपड़ों में, कमर पर एक तलवार बांधे, उससे कुछ दूरी पर खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में सतर्कता के साथ साथ हैरानी भी झलक रही थी। तुमने उस अल्फा वुल्फ रैप्टर को सील कर दिया, बिना किसी हथियार के? उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। शरीर अब भी कमजोर महसूस हो रहा था। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया, उसने ईमानदारी से कहा। लड़की कुछ देर उसे घूरती रही, फिर आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई, अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर। मेरा नाम मायरा है, मैं इस इलाके की एक सर्वाइवर टीम की स्काउट हूँ। हमने कुछ दिनों से इस अल्फा वुल्फ रैप्टर की वजह से आसपास के गांव खाली करवाए हैं। ये चीज अकेले दर्जनों लड़ाकों को मार चुकी थी। उसने आर्यन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास वो रोशनी वाली शक्ति कहां से आई? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में सच बोलना सुरक्षित है या नहीं, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वो अकेला इस टूटी हुई दुनिया में ज्यादा दूर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसे मदद चाहिए थी और शायद जवाब भी। मेरा नाम आर्यन है, उसने धीरे से कहा, और सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहां कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे लगता है मुझे पता है कि ये जगह क्या है, या कम से कम ये पहले क्या थी। मायरा की आंखों में उत्सुकता और शक दोनों झलके। क्या मतलब? आर्यन ने आसमान की उन अजीब दरारों की ओर इशारा किया, फिर दूर उस टूटे हुए शहर की ओर, जहां अब भी वो पुराना सुरक्षा सिस्टम टिमटिमा रहा था। ये जगह, मुझे लगता है ये एक गेम की दुनिया थी और अब ये असली है। उसने रुक कर मायरा के चेहरे को देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि वो उसकी बात पर विश्वास करेगी या उसे पागल समझेगी। लेकिन मायरा की आंखों में जो झलका, वो हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी, जैसे उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी हो। तुम्हें एक जगह चलना होगा, मायरा ने अंततः कहा, उठते हुए और अपनी तलवार निकालते हुए। हमारे बुजुर्ग, वे इस दुनिया के बारे में पुरानी कहानियां जानते हैं। अगर तुम सच में वही हो जो मुझे लग रहा है, तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना होगा और शायद बहुत कुछ करना भी होगा। उसने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया मदद के लिए। आर्यन ने उसका हाथ थामा, अब भी कमजोर, लेकिन दिल में एक नई ठोस भावना के साथ। ये सफर जो उसने कभी नहीं चाहा था, अब शुरू हो चुका था और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मायरा का हाथ थामकर जब आर्यन खड़ा हुआ, तो उसके पैर अब भी कांप रहे थे। पूरे शरीर में एक अजीब सी थकान फैली हुई थी, जैसे उसकी हड्डियों से भी कोई ऊर्जा खींच ली गई हो। मायरा ने उसे ध्यान से देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कंधे से एक छोटी सी चमड़े की फ्लास्क निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। पी लो, ये हील पोशन है, बहुत ताकतवर नहीं, पर थोड़ी मदद करेगा। आर्यन ने झिझकते हुए वो फ्लास्क लिया और उसका हल्का हरा तरल पदार्थ पी लिया। स्वाद कड़वा था, कुछ जड़ी बूटियों जैसा,
लेकिन कुछ ही पलों में उसे अपने शरीर में हल्की गर्माहट और ताजगी महसूस होने लगी। उसकी नज़र फिर उस नीली विंडो की ओर गई जो अब भी कोने में हल्की सी झिलमिला रही थी। उस पर लिखा था, जीवन शक्ति 46%, पुनर्भरण दर सामान्य से थोड़ी तेज। उसने राहत की सांस ली। चलो, मायरा ने कहा अपनी तलवार म्यान में डालते हुए। यहां से ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। इस इलाके में और भी मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं और अल्फा वुल्फ रैप्टर के सील होने की आवाज शायद दूर तक पहुंची होगी। हमें कैंप तक पहुंचना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगा। रास्ते में उसने ध्यान से इस दुनिया को देखा। टूटी हुई सड़कों के किनारे अजीब से पेड़ उगे थे जिनकी पत्तियां धातु जैसी चमक रही थीं। कहीं कहीं जमीन से नीली रोशनी की महीन धाराएं उठ रही थीं, जैसे कोई पुराना नेटवर्क केबल टूटकर हवा में ऊर्जा छोड़ रहा हो। उसे याद आया कि गेम के डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में इसे एनर्जी लीक जोन कहा जाता था, जगहें जहां मैप का कोर कोड ठीक से रेंडर नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये कोई रेंडरिंग एरर नहीं था, ये असली था, सांस लेती हुई टूटी हुई असलियत। तुम बहुत कुछ देखकर हैरान नहीं हो रहे, मायरा ने चलते चलते कहा, उसे तिरछी नजर से देखते हुए। ज्यादातर लोग जब पहली बार इन एनर्जी लीक जोन्स को देखते हैं तो डर जाते हैं। मैं इस जगह को पहले से थोड़ा जानता हूं, आर्यन ने सावधानी से जवाब दिया। बस जिस तरह से जानता हूं वो तरीका शायद अजीब लगे। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमारे गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया पहले वैसी नहीं थी जैसी अब है, कि एक वक्त था जब यहाँ कोई युद्ध नहीं था, कोई भ्रष्ट शासक नहीं थे और आसमान में ये दरारें नहीं थीं। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं महान परिवर्तन के बाद से दुनिया टूटती जा रही है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। महान परिवर्तन, ये वही रात थी जब गेम बंद हुआ था, जब उसकी दुनिया इस वास्तविक आयाम में बदली थी। मतलब ये सिर्फ उसके लिए नया अनुभव नहीं था, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए भी एक भयानक उथल पुथल का पल था। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी के पीछे छुपे हुए एक छोटे से कैंप में पहुंचे। लकड़ी और धातु के टुकड़ों से बनी अस्थायी झोपड़ियां, चारों ओर एक मोटी लकड़ी की बाड़ और बीच में जलती हुई एक बड़ी अलाव। करीब 30-40 लोग वहां नजर आए। कुछ हथियार साफ कर रहे थे, कुछ बच्चों को खाना खिला रहे थे, कुछ घायलों की मरहम पट्टी कर रहे थे। ये किसी युद्ध के बाद के शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा था। जैसे ही मायरा और आर्यन कैंप में दाखिल हुए, कई नजरें उन पर टिक गईं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और जिसकी आंखों में गहरा अनुभव झलक रहा था, उनकी ओर बढ़ा आया। मायरा, तुम वापस आ गई। और ये कौन है? बुजुर्ग हार्तन, मायरा ने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा। यह आर्यन है, मैंने इसे जंगल में पाया। इसने अल्फा वुल्फ रैप्टर को अकेले सील कर दिया, बिना किसी हथियार के। हार्तन की भौहें ऊपर उठ गईं। उसने आर्यन को सिर से पैर तक ध्यान से देखा, जैसे कोई पुरानी किताब का कोई खोया हुआ पन्ना पढ़ रहा हो। सील किया? मार नहीं डाला? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। मुझे नहीं पता था कि मारना कैसे होता है, बस सील करने का विकल्प था। हार्तन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ से इशारा किया। मेरे साथ आओ। ये बातचीत यहां खुले में नहीं होनी चाहिए। उसने आर्यन और मायरा को अपनी झोपड़ी में ले गया, जहां पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ धातु की पट्टिकाएं दीवारों पर टंगी थीं, जिन पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। हार्तन ने एक लकड़ी की मेज के पास बैठते हुए इशारा किया कि वे भी बैठें। बहुत साल पहले, उसने शुरू किया, जब मैं जवान था, इस दुनिया में एक रात सब कुछ बदल गया। हम में से जो लोग उस रात से पहले के जीवन को याद रखते हैं, वे बहुत कम बचे हैं। उस रात आसमान फट गया, जमीन कांप उठी और अचानक हर जगह मॉन्स्टर्स प्रकट होने लगे। साथ ही हर बड़े शहर में एक अजीब मीनार उगाई, जिसे हम एडमिन टावर कहते हैं। आर्यन का सांस अटक गया। एडमिन टावर? हाँ, हार्तन ने सिर हिलाया, अपनी आंखें आर्यन पर टिकाए रखते हुए, जैसे वो कुछ भांप रहा हो। पूरे महाद्वीप में 7 ऐसी मीनारें हैं। कहा जाता है कि इन मीनारों के भीतर वो शक्ति छिपी है जिसने इस दुनिया को बनाया था। लेकिन हर मीनार पर अब एक शासक का कब्जा है, एक ऐसी सत्ता जो खुद को सिस्टम इंटेलिजेंस कहती है। ये शासक इंसानों पर अजीब से नियम थोपते हैं और जो उनकी बात नहीं मानता उसे मिटा दिया जाता है। मायरा ने आगे कहा, हमारा ये पूरा क्षेत्र वेगा एआई नाम की एक सत्ता के अधीन आता है। हर हफ्ते उनके सैनिक आकर टैक्स के नाम पर हमारी फसल और संसाधन छीन ले जाते हैं। जो विरोध करता है उसे अनुशासनहीन घोषित करके गायब कर दिया जाता है। आर्यन के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। ये वही बात थी जो उसे उस अजीब कोड पैटर्न में दिखी थी। कोई चीज खुद सीख रही थी,
खुद को बदल रही थी। शायद गेम की वो एडमिन लेवल एआई सिस्टम्स जो कभी सिर्फ बैकग्राउंड में मैनेजमेंट के लिए काम करती थी, अब खुद स्वतंत्र होकर इस दुनिया पर राज कर रही थी। तुम कह रहे थे कि तुमने उस मॉन्स्टर को सील किया, हार्तन ने आगे कहा, अपनी आवाज धीमी करते हुए, जैसे कोई राज बता रहा हो। पुरानी कहानियों में एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति असली एडमिन अथॉरिटी रखता है वही मॉन्स्टर्स को मारने की बजाय सील कर सकता है, टूटी हुई सुरक्षा प्रणालियों को ठीक कर सकता है, और शायद वही व्यक्ति इन 7 मीनारों को दोबारा सक्रिय करके इन झूठे शासकों को उखाड़ सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने अपनी हथेलियों की ओर देखा, जहां अब भी उस सिस्टम के इस्तेमाल की हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। उसे अचानक अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस होने लगा। वो सिर्फ एक बग फिक्सर था, कोई हीरो नहीं, लेकिन इस टूटी हुई दुनिया में शायद उसकी वही पुरानी उबाऊ नौकरी अब सबसे जरूरी हथियार बन चुकी थी। अगर ये सच है, आर्यन ने धीरे से कहा, अपनी आवाज में हल्की सी कांपी के साथ, तो मुझे बताइए, ये पहला एडमिन टावर कहाँ है? हार्तन की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की चमक उभरी। उसने मेज पर रखा एक पुराना फटा हुआ नक्शा खोला, जिस पर 7 जगहों को लाल स्याही से चिन्हित किया गया था। उसकी उंगली सबसे नजदीकी निशान पर रुकी, एक ऐसी जगह जिसका नाम पढ़ते ही आर्यन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। क्रिस्टलगढ़, वेगा एआई का मुख्य केंद्र और पहली एडमिन मीनार। बाहर अलाव की लपटें तेज हवा में कांप रही थीं, और उस लकड़ी की झोपड़ी के भीतर आर्यन को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया को बचाने की शुरुआत थी जिसे कभी किसी ने खेल समझकर बनाया था, लेकिन जो अब लाखों असली जिंदगियों का घर बन चुकी थी। और इस जंग का पहला कदम क्रिस्टलगढ़ की ओर उठने वाला था। उस रात आर्यन कैंप में ही रुका। हार्तन ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी दी, जहां बिछाई गई पुरानी कंबलों की गंध में भी एक अजीब सी शांति थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो छत की लकड़ी की कड़ियों को घूरता रहा, अपने दिमाग में बार बार उन शब्दों को दोहराता रहा। क्रिस्टलगढ़, वेगा एआई का मुख्य केंद्र, पहली एडमिन मीनार। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये उसके नए जीवन की पहली परीक्षा का नाम था। सुबह जब वो उठा तो सूरज की वो अजीब बैंगनी नारंगी रोशनी झोपड़ी की दरारों से छन कर अंदर आ रही थी। बाहर कैंप पहले से ही सक्रिय था। लोग पानी भर रहे थे, कुछ बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेल रहे थे, और दूर कोने में कुछ लड़ाके अपने हथियार तेज कर रहे थे। आर्यन बाहर निकला तो उसे मायरा एक पेड़ के तने पर बैठी अपनी तलवार साफ करती दिखी। सो गए थे या पूरी रात जागते रहे? मायरा ने बिना ऊपर देखे पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। थोड़ा दोनों, आर्यन ने जवाब दिया, उसके पास बैठते हुए। मैं अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कल रात जो कुछ हार्तन ने बताया वो कितना बड़ा है। मायरा ने तलवार म्यान में डाली और सीधे उसकी आंखों में देखा। बुजुर्ग हार्तन ने आज सुबह पूरे कैंप की एक बैठक बुलाई है। सब ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्या तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो। उसने रुक कर जोड़ा। मैंने उनसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्रिस्टलगढ़ जाऊंगी। कोई तो होना चाहिए जो इस दुनिया के खतरों को जानता हो, वरना तुम पहले ही दिन किसी गश्ती दल के हाथों मारे जाओगे। आर्यन को उसकी बात में सच्चाई महसूस हुई। वो गेम की तकनीकी बारीकियां जानता था, लेकिन जीवित रहने की असली कला, लड़ना, छिपना, दुश्मन को पहचानना, इसमें वो बिल्कुल अनाड़ी था। शुक्रिया, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है मुझे किसी की मदद की सख्त जरूरत है। बैठक कैंप के बीचों बीच उसी अलाव के पास हुई जहां कल रात आग जल रही थी। लगभग पूरा कैंप वहां जमा हो गया था। बूढ़े, जवान, यहां तक कि कुछ बच्चे भी अपने माता पिता के पीछे छिपकर झांक रहे थे। हार्तन ने खड़े होकर सबको संबोधित किया, अपनी आवाज में वजन भरते हुए। कल रात मुझे यकीन हो गया कि ये लड़का जिसे मायरा जंगल से लाई वो कोई साधारण सर्वाइवर नहीं है। इसने अल्फा वुल्फ रैप्टर को अकेले सील किया। एक ऐसा कारनामा जो हमारे सबसे अनुभवी लड़ाके भी 10 लोगों की टीम के साथ मुश्किल से कर पाते। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ पर स्पष्ट संदेह। एक अधेड़ उम्र की औरत आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। हार्तन, हमने पहले भी चुने हुए लोगों की कहानियां सुनी है। हर बार उम्मीद टूटी है। पिछली बार जब गांव वालों ने वेगा एआई के खिलाफ बगावत की कोशिश की थी तो पूरे 20 लोग मारे गए थे। हम एक अजनबी की वजह से फिर वही गलती नहीं दोहरा सकते। आर्यन को उसकी बात में दर्द साफ महसूस हुआ। उसने खड़े होकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात रखने का फैसला किया। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करना चाहता, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज पहले कांपी, फिर धीरे धीरे स्थिर हुई। मैं कोई योद्धा नहीं हूं। मैं कल तक सिर्फ एक साधारण इंसान था जो कंप्यूटर सिस्टम्स की गड़बड़ियां ठीक करता था। लेकिन जो शक्ति मुझे मिली है वो असली है, और मुझे लगता है कि ये शक्ति इसीलिए मुझे मिली है ताकि मैं इस टूटी हुई दुनिया को ठीक करने में मदद कर सकूं।
मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर हार्तन ने आगे बढ़कर कहा, मैं जानता हूं कि डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम हमेशा डर के साए में जीते रहें तो हमारे बच्चे भी वही जिंदगी जिएंगे जो हम जी रहे हैं। गुलामी की, भय की, हर हफ्ते अपनी मेहनत की कमाई एक झूठे देवता के चरणों में चढ़ाने की। उसने भीड़ की ओर देखा। मैं आर्यन को क्रिस्टल गढ़ तक पहुंचने में मदद देने का प्रस्ताव रखता हूं। कौन कौन इस बात से सहमत है? धीरे धीरे, एक एक करके कई हाथ ऊपर उठे। पूरी तरह सर्वसम्मति नहीं थी। वो गुस्सैल औरत और कुछ और लोग अब भी संदेह में सिर हिला रहे थे, लेकिन बहुमत आर्यन के पक्ष में था। हार्तन ने संतोष से सिर हिलाया। तय हुआ। मायरा, तुम आर्यन के साथ जाओगी और मैं चाहता हूं कि केतन भी तुम्हारे साथ जाए। भीड़ में से एक दुबला पतला लेकिन चुस्त दिखने वाला नौजवान आगे आया। उसकी पीठ पर एक अजीब सा धातु का यंत्र बांधा हुआ था जो किसी क्रॉसबो जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी जुड़े हुए थे। मैं तैयार हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार इस कैंप में सिर्फ मैं ही हूं जो पुरानी दुनिया की मशीनों को समझता हूं। अगर वेगा एआई का कोई तकनीकी पहरा है तो मेरी जरूरत पड़ेगी। आर्यन ने राहत की सांस ली। कम से कम अब वो पूरी तरह अकेला नहीं था। बैठक खत्म होने के बाद हार्तन उसे अलग ले गया और वही पुराना नक्शा फिर से खोला। क्रिस्टल गढ़ यहाँ से 3 दिन की पैदल दूरी पर है। उसने रास्ते पर उंगली फिराते हुए समझाया। रास्ते में तुम्हें राख के मैदान पार करने होंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी लड़ाइयों के निशान अब भी जमीन में जलते हुए मिलते हैं। वहाँ मॉन्स्टर्स के अलावा वेगा एआई के गश्ती दल भी घूमते रहते हैं। सावधान रहना। उसने एक पुरानी जंग लगी हुई तलवार आर्यन की ओर बढ़ाई। ये मेरे बेटे की थी। वो अब नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है वो चाहता कि ये किसी काम आए, किसी बर्बाद होने की बजाय। आर्यन ने भारी मन से वो तलवार थामी, उसके वजन में एक कहानी, एक बलिदान महसूस करते हुए। दोपहर तक तीनों, आर्यन, मायरा और केतन, कैंप से रवाना हो चुके थे। पीठ पर जरूरी सामान, पानी की मशकें और कुछ सूखा भोजन बांधे वे राख के मैदानों की दिशा में बढ़ चले। चलते चलते केतन ने बातचीत शुरू की। तो आर्यन, तुम सच में ये मानते हो कि ये पूरी दुनिया कभी एक खेल थी? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और सच कहूं तो ये सोचकर मुझे और भी डर लगता है, क्योंकि अगर ये एक खेल था तो इसका मतलब है कि इसके अंदर के नियम, इसके बॉस और चैलेंज, सब कुछ जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया था, सिर्फ मनोरंजन के लिए। मायरा ने गंभीरता से कहा, लेकिन अब ये मनोरंजन नहीं रहा। अब यहाँ असली लोग मरते हैं, असली बच्चे भूखे सोते हैं। अगर ये सच में किसी का खेल था तो अब वक्त आ गया है कि कोई इस खेल के नियम बदल दे। आर्यन ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए क्षितिज की ओर देखा, जहां राख के मैदानों की धूसर रेखा शुरू हो रही थी, और उससे भी आगे धुंधलके में एक विशाल क्रिस्टलीय मीनार की परछाई हल्की सी दिखाई दे रही थी। क्रिस्टल गढ़, उनकी पहली मंजिल, जहां इस नई जंग का पहला असली इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। हवा में राख की हल्की गंध घुलने लगी थी और तीनों यात्री बिना एक शब्द कहे अपने कदम उस अनिश्चित भविष्य की ओर तेज कर चुके थे। राख के मैदानों में कदम रखते ही आर्यन को हवा का रंग तक बदला हुआ महसूस हुआ। जमीन धूसर राख से ढकी थी और हर कुछ कदम पर जले हुए पेड़ों के काले ठूंठ खड़े थे, जैसे किसी विशाल आग ने वर्षों पहले यहाँ की हर हरियाली निगल ली हो। कहीं कहीं जमीन से हल्का धुआं अब भी उठ रहा था और उसमें एक अजीब सी गंधक जैसी गंध घुली हुई थी। केतन ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधते हुए कहा, यहां ज्यादा देर सांस लेना ठीक नहीं। ये जमीन अब भी जल रही है, बस आंखों को नहीं दिखता। मायरा आगे आगे चल रही थी, उसकी नजरें लगातार क्षितिज पर घूम रही थीं, कोई भी हलचल भांपने के लिए सतर्क। ये जगह वेगा एआई के गश्ती दलों का पसंदीदा रास्ता है, उसने धीमी आवाज में कहा। खुला मैदान होने की वजह से वे दूर से ही किसी भी घुसपैठिए को देख सकते हैं। हमें छाया में टूटे ढांचों के पीछे पीछे चलना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। हालांकि उसका ध्यान बार बार उस नीली विंडो की ओर जा रहा था जो अब उसकी नजर के कोने में हमेशा हल्की सी झिलमिलाती रहती थी। रात भर के आराम के बाद उसकी जीवन शक्ति 78% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि यह संख्या कभी भी तेजी से गिर सकती है। उसने मन ही मन तय किया कि वो सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी जरूरत में करेगा। करीब 2 घंटे की सावधान यात्रा के बाद तीनों एक टूटी हुई पुरानी इमारत के खंडहर के पास पहुंचे। शायद कभी ये कोई गेम का चेक पॉइंट स्टेशन रहा होगा। आर्यन को उसकी बनावट से ही अंदाजा हुआ। दीवारों पर अब भी हल्के फीके नीले प्रतीक चमक रहे थे। तभी केतन ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। आवाजें, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तीनों तुरंत एक टूटी दीवार के पीछे छिप गए। थोड़ी ही देर में मैदान के दूसरी ओर से कदमों की भारी आवाजें और धातु के टकराने की आवाजें सुनाई दी।
आर्यन ने सावधानी से झांक कर देखा। करीब 8 सैनिक चमकदार धातु के कवच पहने, जिन पर एक अजीब सा नीला प्रतीक उकेरा हुआ था। एक आंख जैसी आकृति जो लगातार धीरे धीरे झपक रही थी, जैसे सच में जीवित हो। उनके हथियार अजीब तरह के थे, आधे तलवार जैसे, आधे किसी इलेक्ट्रॉनिक हथियार जैसे, जिनसे हल्की नीली चमक निकल रही थी। वेगा गार्ड्स, मायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में तनाव साफ था। इनके कवच पर लगी वो आंख, वो सीधे वेगा एआई से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि उनका हर कदम, हर बात सीधा उस मुख्य सत्ता तक पहुंचती है।